बाबरी विध्वंस केस में सभी 32 आरोपियों को लखनऊ की सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि बाबरी विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और यह अचानक हुई थी। यानी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को गिराने से पहले कोई भी प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं हुई थी। अदालत ने अपने फैसले में सीबीआई के सारे सबूतों को नकार दिया है और 28 साल से चले आ रहे इस विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद अब लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपी बरी हो गए हैं। अदालत ने साफ साफ कहा है कि विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास इन 32 आरोपियों ने नहीं किया था। अदालत ने अपने फैसले में 4 अहम बातें कही हैं। पहली ये कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना सुनियोजित घटना नहीं थी। दूसरी ये कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं हैं। तीसरी ये कि सीबीआई ने जो ऑडियो वीडियो टेप उपलब्ध कराए हैं उनकी प्रामाणिकता साबित नहीं हो सकी है। और चौथी ये कि भाषण का ऑडियो क्लिप क्लियर नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये षड्यंत्र आरोपियों ने किया होता तो बाबरी ढांचा गिराने से पहले वहां गुंबद के नीचे रखी रामलला की मूर्तियों को पहले ही हटा दिया जाता। यानी ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी बल्कि अचानक हुई थी। अदालत ने कहा कि जो साक्ष्य हैं वो सभी आरोपियों को बरी करने के लिए पर्याप्त हैं। खास बात है कि अगर ये आरोपी दोषी साबित होते तो इन्हें 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन अब ये बाइज्जत बरी हैं। और इसी फैसले की वजह से इस देश के सेक्युलर, लेफ्टिस्ट और जिहादी मानसिकता के लोगों को मिर्ची लग रही है। आपके मन में भी कोई शक ना रहे, इसलिए आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आखिर 6 दिसंबर 1992 के ऐतिहासिक दिन को अयोध्या में क्या हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती थी, यानी वो दिन जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की शिक्षा दी थी। और इसी दिन अयोध्या में कार सेवकों ने गुलामी के प्रतीक बाबरी ढांचे को नेस्तानाबूद कर दिया था। उस दिन क्या हुआ था ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तब देश के हालात क्या थे, कैसे करोड़ों हिंदू बहुसंख्यक होकर भी अपने ही देश में खुद को ठुकराया हुआ और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इसी माहौल में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई और देखते ही देखते पूरा देश राम के रंग में रंग गया। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में कई कार सेवाओं के बाद अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को एक और कार सेवा का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस कार सेवा के दौरान ना तो तोड़फोड़ होगी और कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 दिसंबर को लखनऊ की रैली में क्या कहा था, ये आपको सुनना चाहिए। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा। के बाद नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। इसी माहौल के बीच लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। हर कार सेवक के मन में जोश और जुनून था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता था। लेकिन इन सबके बीच इन कार सेवकों के मन में एक गुस्सा भी था। उन्हें बार बार अयोध्या बुलाया जाता था और सिर्फ हार फूल चढ़वाकर कुछ नारे लगवाकर वापस भेज दिया जाता था। इसलिए इस बार कार सेवक मन में कुछ और ही ठान कर आए थे। दरअसल ये कार सेवक अपने अपने शहरों, गांवों और कस्बों से हजारों लोगों का आशीर्वाद और भरोसा लेकर आए थे। इस माहौल का वर्णन लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब मेरा देश मेरा जीवन में किया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में आडवाणी लिखते हैं कि कार सेवकों को समारोह पूर्वक उनके इलाकों से विदा किया गया था। रास्ते में वो जहां से भी गुजरते लोग उनकी आरती उतारते, भोजन करवाते और आशीर्वाद देते। कार सेवकों में पुरुष ज़्यादा थे, लेकिन रास्ते में उनका स्वागत करने वालों में महिलाएं सबसे आगे थीं। इस प्रकार जो भी कार सेवक अयोध्या आया वो अपने साथ हजारों लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया था। अब इसके बाद अयोध्या में 6 दिसंबर की सुबह जो हुआ उसका वर्णन किया है वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। हेमंत शर्मा अयोध्या में ताला खुलने से लेकर बाबरी ढांचा ढहाए जाने की हर घटना के
चश्मदीद रहे हैं, इसलिए उनकी इस किताब को अयोध्या विवाद पर लिखी सर्वश्रेष्ठ किताब माना जाता है। इस किताब के मुताबिक उस दिन कार सेवक बुरी तरह से नाराज थे। दरअसल बीजेपी, बीएचपी और संघ का प्रतीकात्मक कार सेवा करने का ऐलान था, लेकिन अयोध्या का माहौल चीख चीख कर यह कह रहा था कि कार सेवा के लिए रोज बदलते बयान, झूठे हलफनामे, समझौतों से परेशान कार सेवक ढांचे पर विजय पाने और गुलामी के प्रतीक को मिटाने के लिए ही अयोध्या आए हैं। 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से कार सेवक कोई भजन कीर्तन करने अयोध्या नहीं आए थे। करीब 2.5 लाख कार सेवक बंद कमरों में समझौतों और राजनीति से उन्हें जो हो रही थी उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। खैर 6 दिसंबर को 11 बजे विवादित स्थल के बाहर बने एक चबूतरे पर प्रतीकात्मक कार सेवा होने वाली थी। साधु संत चबूतरे की साफ सफाई कर पूजा सामग्री के साथ तैयार बैठे थे। सुबह 10 बजे के करीब लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल और मुरली मनोहर जोशी को साथ लेकर एडिशनल एसपी अंजू गुप्ता वहां पहुंची। आडवाणी को देखते ही कार सेवक उत्तेजित हो गए। उन्हें लगा कि वे फिर से यानी आडवाणी फिर से कार सेवा स्थगित कराने आए हैं। उत्तेजित कार सेवक बैरिकेडिंग तोड़कर चबूतरे पर पहुंचने की कोशिश करने लगे और भीड़ का दबाव देखकर पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। तब तक बैरिकेडिंग लाकर कुछ कार सेवक चबूतरे पर पहुंच चुके थे। इन सब ने आडवाणी, जोशी और अशोक सिंघल के साथ जमकर बहस करना शुरू कर दी। संघ के स्वयंसेवक इन तीनों नेताओं को किसी तरह बचाकर रामकथा कुंज के मंच पर ले गए। इस मंच से नेताओं का भाषण होना था। रामकथा कुंज का मंच विवादित इमारत से करीब 300 मीटर की दूरी पर था। सुबह 11:30 बजे मंच से नेताओं के भाषण शुरू हो गए। उधर दोपहर 12 बजे तक सैकड़ों कार सेवक विवादित परिसर में दाखिल हो गए। थोड़े ही देर में बाबरी ढांचे का गुंबद के ऊपर भी कार सेवक नजर आने लगे। इस घटना के चश्मदीद हेमंत शर्मा ने इस पूरे माहौल को कुछ इस तरह से बयां किया है। मंच से आडवाणी कार सेवकों से लौटने की अपील कर रहे थे। वे कार सेवकों को डांट भी रहे थे। उनकी अपील बेअसर होती देख अशोक सिंघल ने माइक संभाला। उन्होंने कहा कि विवादित भवन मस्जिद नहीं मंदिर है, कार सेवक उसे नुकसान ना पहुंचाएं। उन्होंने रामलला की सौगंध तक दिलवाई। वे नीचे उतर आए, ये उन्होंने बार बार कहा, लेकिन इस अपील का कोई भी असर नहीं हुआ। तो अशोक सिंघल और महंत नृत्य गोपाल दास मंच से नीचे उतरकर विवादित ढांचे की तरफ बढ़े, लेकिन भीड़ ने दोनों के साथ बदसलूकी कर दी और एक के तो कपड़े भी फट गए। दोनों बिना किसी नतीजे के वापस आ गए। जब ये जानकारी मिली कि गुंबद पर चढ़े कार सेवक दक्षिण भारत के हैं, तो आरएसएस के उस समय के वरिष्ठ नेता एचवी शेषाद्री ने माइक पर दक्षिण भारत की चारों भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बारी बारी से शांति की अपील की। कुछ कार सेवक मराठी भाषा बोल रहे थे। जब ये जानकारी मिली तो बीजेपी नेता प्रमोद महाजन ने मंच से मराठी में अपील की, लेकिन सब बेअसर रही। कुछ ऐसा ही जिक्र आडवाणी ने अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में भी किया है। वो लिखते हैं कि मैंने अपनी सुरक्षा में लगाई गई महिला पुलिस अधिकारी से कहा कि वो मुझे उस जगह ले चले जहां तोड़ फोड़ हो रही है, लेकिन उसने जो जवाब दिया उससे मैं अचंभे में पड़ गया। उसने कहा कि मैं आपकी सुरक्षा की प्रभारी हूं, इसलिए मैं आपके वहां जाने वाली बात से सहमत नहीं हूं। उधर अशोक सिंघल भी कार सेवकों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ हाथापाई तक की गई। अब आप कहेंगे कि चूंकि आडवाणी इस केस में आरोपी थे तो वो अपने बचाव में यही सब बातें कहेंगे, इसलिए अब मैं आपको ना तो आडवाणी का लिखा बताऊंगा ना किसी भारतीय पत्रकार का लिखा हुआ। अब मैं बात करूंगा एक विदेशी पत्रकार की जो खुद उस समय मंच के पास मौजूद था। इस पत्रकार का नाम है जेफ पेनवर्थी, जो उस समय दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम के दिल्ली के ब्यूरो चीफ थे। उन्होंने द एशियन एज में 17 सितंबर 2004 को एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था व्हाट आई विटनेस्ड ऑन दिसंबर 6। इस लेख में जेफ पेनवर्थी ने लिखा था कि 6 दिसंबर को हम बाबरी ढांचे के विध्वंस का दृश्य देख रहे थे। अयोध्या में करीब 3 लाख लोगों की भीड़ थी। मुझे याद है कि बीजेपी नेता आडवाणी बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। जब युवकों ने लोहे के सरियों से मस्जिद को तोड़ना शुरू किया था तो उन्होंने यानी आडवाणी ने माइक्रोफोन पर बोलते हुए अनुरोध किया था कि कृपया आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन शोर शराबे में उनके इस अनुरोध पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि आज जो लोग अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि बाबरी ढांचे को नेस्तनाबूद करने का फैसला
उन कार सेवकों का था जिन्हें सियासत से कोई भी लेना देना नहीं था। उनके दिल में सिर्फ राम बसे थे और उन्होंने गुलामी के प्रतीक को मिटाने की कसम खाई थी। खैर, दोपहर 2:45 बजे तक बाबरी ढांचे का पहला गुंबद जमींदोज हो गया। 3:50 पर दूसरा गुंबद गिरा और शाम 4:40 पर बाबरी ढांचे का मुख्य गुंबद भी धूल में मिल गया। बाबरी ढांचा अब सिर्फ मलबे का एक ढेर था, जिसे भी कुछ देर में ही कार सेवकों ने साफ कर दिया। कार सेवक बाबरी ढांचे की ईंटों को किसी जीत के पुरस्कार की याद के तौर पर अपने साथ ले गए। आज भी कई कार सेवकों के ड्राइंग रूम में बाबरी ढांचे की ईंटें किसी ट्रॉफी की तरह शान से सजी हुई हैं। खैर, शाम 7 बजे तक नरसिम्हा राव सरकार ने यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। रात 8 बजे तक अयोध्या पर अब केंद्र की कांग्रेस सरकार का राज था। लेकिन इसके बाद भी कार सेवक पूरे 36 घंटे तक अयोध्या में जमे रहे और केंद्रीय सुरक्षा बलों के फोर्स उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। यानी जो कांग्रेसी 6 दिसंबर के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी सरकार ने क्या किया था। जाते जाते आपको मैं एक रोचक बात और बताना चाहता हूं कि 6 दिसंबर के दिन हुई कार सेवा में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव का नौकर भी शामिल था, जो मलबे में दबकर मर गया था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।